third edition of India Habitat Center Indian Languages Festival समन्वय। आज से 2 साल पहले जब 2011 में समन्वय की शुरुआत हुई थी तो हमारा मकसद था कि अलग अलग भाषाओं को एक मंच पर लाकर उनका एक समागम आपके सामने प्रस्तुत करें। 2011 में मिले आप सबके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से हमें जोश मिला 2012 में फिर आपके सामने आने का एक नई थीम लेकर, जिसका नाम था गांव, कस्बा, शहर, बोली, बानी, भाषा। The encouragement and the appreciation that we received from you all in the past 2 years, that is 2011 and 2012, gave us the strength and the inspiration to bring you the third edition of Samanvay, with the theme being Jurti Zubane, Jodti Zubane, Jurti Zubane, Language Connections। आशा करते हैं कि इस साल भी हमें आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन ज़रूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। To light the inaugural lamp, may I please invite on the stage Mr. Raj Libarhan, Mr. Shamsur Rahman Faruqi, Mr. Vinod Kumar Shukla, Mr. M.A. Sikandar, and Mr. Giriraj Kiradu. May I please invite on the stage also Mr. Satyanan Nirupamji. I request everyone to please light the inaugural lamp. Mr. Paresh Nath ji, Mr. Raj Libarhan, जैसा आप सब लोग जानते हैं, फेस्टिवल और इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं। मिस्टर शमसुर रहमान फारूकी उर्दू लिटरेचर के सेलिब्रेटेड राइटर हैं और IHC had the good fortune to host the launch of his book, The Mirror of Beauty. मिस्टर विनोद कुमार शुक्ल साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता हैं और हिंदी साहित्य की एक जानी मानी शख्सियत भी हैं। मिस्टर M.A. सिकंदर नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। मिस्टर गिरिराज किराड़ू समन्वय के क्रिएटिव डायरेक्टर और मिस्टर परेश नाथ जी दिल्ली प्रेस से हमारे साथ यहाँ मौजूद। थैंक यू एवरीबडी। फारूकी साहब, श्री विनोद कुमार शुक्ला जी, श्री सिकंदर जी, माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, IHC इंडिया हैबिटेट सेंटर की ओर से समन्वय के तीसरी एडिशन में आप सबका हार्दिक स्वागत। भारतीय भाषा का ये महोत्सव 2 साल पहले इंडिया हैबिटेट सेंटर ने आयोजित किया था। ये लक्ष्य लेकर कि हमारे देश की भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियों को एक मंच पर मिलना बहुत आवश्यक है। हैबिटेट सेंटर की हमेशा कोशिश रही है कि हमारी हेरिटेज, सभ्यता, सिविलाइजेशन, लिटरेचर और अन्य इंटेलेक्चुअल कैपिटल की देन से हमारे पाठक, हमारे युवा पीढ़ी के लोग अथवा हमारे नागरिक परिचित हों और लेखकों और कवियों की रचनाओं का आनंद सदैव उठाते रहें। समन्वय का आकार विकार शुरू से ही सरल और रोमांचक बनाया गया है। इसके लेखकों से परिचय, उनसे बातचीत और उनकी रीडिंग्स के अलावा कई कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर चर्चा का आयोजन किया गया है। इस दृष्टिकोण से कि भाषाओं के संबंध में जो सवाल उठते रहते हैं उन पर भी रोशनी डालनी ज़रूरी है।
समन्वय केवल एक ही भारतीय भाषाओं का महोत्सव है जो इंडियन लैंग्वेजेस को समर्पित है। ये सही है, हम सब जानते हैं कि भारतीय भाषाएं बहुत हैं और किसी एक आदमी के लिए सबको समझना नामुमकिन है, लेकिन यह ज़रूर संभव है कि इन लैंग्वेजेस में जो लेख हैं उनसे परिचित होना इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, और ये पॉसिबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में ख़ास तौर से हम लोग आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे IHC के सेंटर की एम्बिशन है कि यह प्लेटफॉर्म ऐसा वाइब्रेंट और इन्फॉर्मेटिव हो कि आने वाले समय में जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस का रिदम और विचारधारा की डेप्थ से जानकारी और प्रेरणा हमारे देश को और पूरे सामाजिक वर्ग को मिलती रहे। समन्वय को इसका सुंदर आकार बनाने में बहुत लोगों ने सहयोग दिया, बहुत लोगों से सहयोग मिला, और उनके बल और कंट्रीब्यूशन से ही ये महोत्सव has been possible. In particular, I need to thank, first of all, the Festival Advisory Committee for 2013, which comprised of many eminent persons, writers, publishers, and I acknowledge a deep debt of gratitude to all of them. Shri Alok Rai, Shri Anant Nath, Arjun Dev Charan, Arunesh Neeran, Devendra Raj Ankur, K. Sachidanandan, Mary Therese Kurkaland, Pankaj Chaturvedi, Mahmood Faruqi, Ravi Singh, Sitanshu Yashas Chandra, and उदय नारायण सिंह जी। आप सबको शायद ये मालूम होगा कि समन्वय के साथ एक भारतीय भाषा महोत्सव जब ये स्थापित हुआ उसके 1 साल बाद इसके साथ एक पुरस्कार भी जोड़ा गया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन अ लैंग्वेज। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमने रखा वो था कि besides the highest level of contribution made to a particular language, we focus on contribution in generating dialogue across Indian languages, creative, administrative, and other kinds of activism for the emancipation of Indian languages and dialects, advocacy for plurality and secular values, and all of them are particularly relevant every year. This year we chose Gujarati language, and the jury was Sitanshu Yashas Chandra ji, Alok Rai, and Uday Narayan Singh ji. They will make the announcement in a little while from now. I still have acknowledgements of gratitude to make the creative directors without whom this would not have been possible, and they've been with us since inception. That's Satyanand Nirupam and Giriraj Kiradu. These both have worked for many, many months, many hours, day and night, to make the 3rd edition what it is today. We've also found new friends and associates like Full Circle, Hind Pocket Books, Raj Kamal Prakashan Group, Takshila Education Society, the Bangalore Literature Festival, ONGC, News Hunt, Big FM, who have taken this festival to
another level. Well, it gives me special pride to announce that we've got the collaboration of a major national institution like the National Book Trust, who've helped to broaden the scope of our work. We are extremely happy that Doordarshan has come on board as media partner for this festival, and we are grateful to the efforts of the DG Doordarshan and his valuable initiative in putting this partnership together. Above all, my own colleagues, Renu, Shadab, Vidyun, they've been the backbone of this festival in taking all the steps that have been necessary to place this in the public domain as it stands today. And of course, need to thank Ankita, who has been with us in guiding the different stages of knitting this festival together. There have been other people as well, many other people who put this thing together. Rajiv Prakash has helped us to put the brochure together. The Delhi Press has always been a partner from the beginning, and so has Pratilipi been. So my grateful thanks to all of them and many more, and all of you who are here today, ladies and gentlemen. Thank you very much for making this inaugural function this evening, and welcome to Samanvay 2013. Thank you. थैंक यू मिस्टर लिब्रान. अब मैं निरुपम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और कुछ शब्द कहें. निरुपम जी, समन्वय के क्रिएटिव डायरेक्टर. थैंक यू. सबसे पहले मैं हाल ही में दिवंगत हुए राउरी भारद्वाज जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ. तेलुगु के इस महान उपन्यासकार ने भारतीय साहित्य को एक नई ऊंचाई दी, अपनी भाषा को एक नया आयाम दिया, अपनी भाषा के साहित्य को अतुलनीय समृद्धि दी, और साथ ही मन्ना डे जैसे अद्भुत समन्वयकारी व्यक्तित्व की स्मृति को भी प्रणाम करता हूं, जिनका देहांत हो गया है. समन्वय टीम इन दोनों व्यक्तित्वों के निधन पर शोक प्रकट करती है. पिछले 3 साल से समन्वय की तैयारी में मैं और गिरिराज इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ, दिल्ली प्रेस के साथ, प्रतिलिपि टीम के साथ, और पिछले साल से नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ लगातार काम करते रहे हैं. 14 भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ हमने पहला फेस्टिवल किया था. इस साल हम 20 भारतीय भाषाओं और बोलियों को इस मंच पर ला सके हैं. आगे के 4 दिन बताएंगे कि हमने क्या मेहनत की है, और आपको जैसा भी लगेगा वह हमें निसंकोच बताएं. आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं. धन्यवाद. धन्यवाद निरुपम जी. अब मैं गिरिराज किराड़ू जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और श्रोताओं के सामने अपने विचार प्रकट करें. दोस्तों, जब भी मैं शाम को बोलने आता हूँ तो बाकी सब लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं. मेरे पास छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं आपको बताने के लिए कि सब लोग आ गए हैं, अच्छे से हैं, जितने 90 लोगों को बुलाना चाहते थे सभी हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा है. उम्मीद है अगले 4 दिन भी सब कुछ ऐसे ही ठीक चलेगा. एक ख़ास बात जो अब तीसरे साल में आकर लगती है कि जैसे जैसे काम बड़ा होता जाता है, काम जटिल भी होता जाता है, और मुझे लगता है कि हमें जटिलता का सम्मान करना जीवन में और समाज में और ऐसे महोत्सवों में सीखना चाहिए. मैं शुक्रगुजार हूँ राज लिब्रान साहब का और इंडिया हैबिटेट सेंटर का कि हम इस फेस्टिवल के साथ हैं 3 साल से, और मुझे लगता है कि बाकी बातें बहुत सारे लोग शाम को कहेंगे. शुक्रिया.
धन्यवाद किरारू जी. May I now call upon the stage Mr. M.A. Sikandar, जो कि National Book Trust के डायरेक्टर हैं, to please come on the stage and give his welcome address. Thank you. Mr. Vinod Shukla, Farooqi Saab, Liberan Saab, Professor Alok Rai, and all dear friends and writers, book lovers, and other people from all walks of life assembled here. It is really, I am delighted to see such a wonderful audience here, because it was started 3 years, it's the 3rd edition, I believe, and in a very, very normal way, it was started as a festival. The one-liner, whatever they have given for this festival is our language, our festival. Who will celebrate festival? It is our language. We are supposed to celebrate. No other people will come and celebrate. We cannot expect European coming and celebrate our language festival. So we have to take somewhere the call. And really, I'm heartening to note the initiatives started under the leadership of Mr. Liberhan, starting such a wonderful event, which created like a forum. I will call it it's not an event. It is a local like a forum for people who love language and would love to write and read. So this provided an ample opportunity to people to interact, exchange, with like-minded people, and also sensitize the younger generation about the importance of language. Otherwise, one day they will come, we will lose all our identity, like Chinese doing. There are so many countries, which is already suffering set up thing, forgetting their own identity. When we forget our language, we are going to lose our identity. This is what I feel it. So that was one thing we love this initiative and come forward to support the IFC. So NBT has on its own, we publish books in 30 languages, and this time Nirupam told, I am very heartening to hear that at this time they are hosting 20 languages. So in the coming years it is going to be a big forum and it is going to help each other. Last time also we made a request to Samanvay to hold reading session in the book fair, and that bring a lot of good crowd and provided a lot of opportunity for the book lover to interact with our authors. So in a way we are networking with the institutions and events like this, mutually helping each other. So this is what we expect from other initiative also. We cannot we cannot do any standalone program nowadays. So we have to help each other. So we are helping India Habitat Center. India Habitat Center also helping in a moderate way to us. So that is so. Being an inauguration, I am not a writer. I am only a reader. So I am a book lover. That is the reason I am there in the book trust. So there are so many people, and they are going to exchange their views and going to entertain you. And all I could do is wishing all success to the event. And on behalf of NBT, I can assure you, in the coming years, we will provide all kind of support, whatever in our possible way, being a government body. And I must also thank the creative directors, the team, and the advisory committee who has come with wonderful ideas and wonderful events. Thank you very much. Thank you, sir. The Samanvay team and the audience here, thank you with our whole heart for the cooperation that you've just promised to us. अब मैं विनोद कुमार शुक्ल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्लीज़ मंच पर आएं और कुछ कहें. आदरणीय मित्रों, मैं कम शब्दों में कह पाऊंगा और पढ़कर बोलूंगा. मैंने अपनी भाषा
के बहुत से शब्दों को एक बार भी नहीं बोला है। जो गूंगे होते हैं वे एक भी शब्द बोल नहीं पाते, इसलिए मैं उन बहुत से शब्दों का गूंगा हूँ जिन्हें मैंने कभी नहीं कहा। सोचता हूँ कभी इस बची उम्र के सार्थक बोलते के समय में कुछ अधिक कह सकूं, कुछ अधिक लिख सकूं, फिर भी शायद पूरा नहीं। अभिव्यक्ति की कठिनाइयों में शब्द छंट जाते हैं और रोज़मर्रा के शब्दों की मेरी आदत बन गई है। जितने शब्द हैं उतना कह भी नहीं पाते, उतना सुन भी नहीं पाते और पढ़ भी नहीं पाते। शब्द सोच कर गढ़े गए, मैंने कम सोचा और रोज़मर्रा को सोचा। एक नया शब्द मैं जोड़ नहीं पाया अपनी भाषा में। मित्रों, मेरी ये हिंदी मातृभाषा है। आप सबके सामने मेरा यह हिंदी बोलना केवल हिंदी में शपथ लेना है कि मैं किसी भी भाषा का कभी अपमान नहीं करूँगा। भारत में बहुत सी भाषाएं हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा भी मैं इसे नहीं मानता, परंतु चाहने लगा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो और हर बार मेरी मातृभाषा बदल जाए। कभी किसी जन्मों में मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, तो किसी जन्म में बिल्कुल विलुप्त होती कोई आदिवासी बोली मेरी मातृभाषा हो। मैं यहाँ आ सका, इसके लिए मैं समन्वय को धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। Thank you, Mr. Shukla. May I now please call upon stage Mr. S.R. Farooqui to come and give his speech. अंग्रेजी बोलना है, हिंदी बोल दो, उर्दू में। राज लिबरान साहब, विनोद जी, सिकंदर साहब, तमाम दोस्तों, भाइयों बहनों, विनोद साहब ने जो आखिर में बात कही वो मैं शुरू में कह देता हूँ। मुझे आप दोनों ने बुलाया, समन्वय ने याद किया, ये आप सब का मैं आभारी हूँ और मुझे ये मौका मिला आज आपके सामने हाजिर होने का। ये मेरे लिए ज़िंदगी का एक अच्छा मौका है और मुझे इसे भूलूँगा नहीं इसे कभी। लेकिन जब मुझे बुलाया गया, बुलावा मिला, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि लिखा था कि साहब जोड़ती ज़बानें और जुड़ती ज़बानें के बारे में बात करना, ये थीम है आज की। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि पूरे फेस्टिवल की थीम होगी कि मैं इसमें क्या कहूँ, इसलिए कि मैं तो ये देखता आ रहा हूँ कि ज़बानें जुड़ती नहीं हैं बल्कि मिल करके मर जाती हैं, या फिर ये कि टूट जाती हैं, तोड़ देती है लोगों को। आज तक जो हिस्ट्री रही है हमारी, हिंदुस्तान के अलावा तमाम जगह ही रही है कि अगरचे ज़बान इसलिए बनाई गई थी कि हम उसे अपने ख़यालात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें। हुआ मगर ये है कि हम कुछ कहते हैं, सुनने वाले कुछ समझते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हमारे और सुनने वाले के बीच में कोई इतना बड़ा गैप होता है तो समझने का नहीं बल्कि वो पूरी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ का होता है। तो इसलिए ज़बान किस तरह जोड़ रही है मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो इस वक्त तक अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़बान को ये देख रहा हूँ कि वो तोड़ रही है लोगों को। रूमी नाम सुना आप लोगों ने? रूमी साहब ने अपनी मसनवी में एक कहानी लिखी है। तो ऐसी है कि मूसा जो बहुत बड़े प्रॉफिट थे, हम लोगों के भी, जूस के भी, क्रिश्चियंस के भी,
तो वो कहीं जा रहे थे जंगल में घूमते फिरते हुए, तो उन्होंने एक चरवाहे को देखा। तो सुना कि वो कह रहा है कि अल्लाह मियाँ तुम कहाँ हो और तुम दुनिया का काम करते देख थक गए होगे, सब तमाम जन समुदाय की तुम सेवा करते हो, तुम बिल्कुल थक गए होगे, तुम मुझे मिलते तो मैं तुम्हारे पाँव धोता, तुम्हारे पाँव दबाता, तुम्हारे तलवे में कांटे लगे उनको मैं निकाल लेता, तुम्हारे बालों की मैं जुएँ निकालता, कम से कम कुछ तो करता तुम्हारे लिए। आखिर तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, दुनिया भर के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ, तुम्हें क्या करूँ। बहुत मूसा बहुत बिगड़े, कहने के अबे ये क्या बात, क्या कहता है तुम, अल्लाह मियाँ के ना हाथ हैं ना पाँव हैं, ना कभी थकते हैं ना सोते हैं, और तू कह रहा है कि वो उनके तलवे से कांटे निकालूंगा, उसकी जुएँ मैं निकाल दूंगा, सर में से चुन के फेंक दूंगा, फटे कपड़े को सी दूंगा, तुम्हारे गंदे हो गए धो डालूंगा, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो भगवान का। तो ये सुन के वो चरवाहा तो रोने लगा बहुत, वो भाग गया वहाँ से, ताकि हाय ज़िंदगी मेरी पूरी ख़राब गई और मैं क्या समझ रहा था और क्या निकला, कि सत्य क्या है और तत्व क्या है। उसमें ऊपर से आवाज़ आई, मूसा जी तुम क्या कह रहे हो। तो उसमें जो 2 शेर लिखे हैं मौलाना रूम ने, वो कहते हैं कि मूसिया आदाब दाना दीगरन, कि ए मूसा, जो लोग रूल्स और लॉज जानते हैं वो और लोग हैं, आदाब दाना दीगरन, सोख्ता जाना रवाना दीगरन, जिन लोगों की आत्माएं जल पड़ी हैं और जल रही हैं बिरह की आग में, तो और तरह के लोग होते हैं। तुम लोग जो लॉ बनाते हो, कानून बनाते हो, समझाते हो कि ऐसे कहो वैसे कहो, यूँ भगवान का नाम लो, तो तुमने ये क्या कर दिया। फिर कहते हैं कि तू बराए वसल करदा नाम दी, तुम तो यहाँ लोगों को जोड़ने के लिए आए थे, नए बराए फसल करदा नाम दी, न कि तुम लोगों को तोड़ने के लिए आए थे। तो देखिए भाषा ने दोनों को तोड़ा, भाषा एक ही थी, ये नहीं कि कुछ और भाषा बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों की समझ इतनी कम है कि हम दूसरे की बात समझने से हमेशा असहमत रहते हैं। प्रॉफिट, इतने बड़े प्रॉफिट दुनिया के और माने हुए लोग, जिनकी परंपराएं 3 मज़हबों में तमाम फैली हुई हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए कि हर आदमी के लिए अलग तरह का अल्लाह मियाँ होता है। वो जिस अल्लाह को याद कर रहा है वो उतना ही नज़दीक है उसके जितना कि मेरे नज़दीक है। हालांकि खुदा ने ये कह दिया कि तू बराए नए बराए फसल का दराम दी, तू मुझसे भी दूर हो गया, उससे भी तुझे मुझे दूर कर दिया। भागे, उसके बाद मैं ढूंढूँ उसे, तो आवाज़ आई कि मूसा तुझे ढूंढते कहाँ हो, अब वो जा चुका, ख़त्म हो चुका, बिल्कुल वो जल के खाक हो गया। तो ये ऐसी एक मिसाल, जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल काँप जाता है कि ये एक बहुत बड़े प्रॉफिट और एक जाहिल चरवाहे के दरमियान डायलॉग है जो कि मौलाना रूम लिख रहे हैं, और कह ये रहे हैं कि तुम इतना भी नहीं समझते हो कि हर आदमी के लिए अल्लाह मियाँ शक्ल और तरह की होती है। तुम उन्हें कह रहे हो कि तू ये को कह रहा है, तो उनके अपमान कर रहा है, तो कहता है कि इसके आपकी जुएँ पड़ गई मैं निकाल दूँ, आपके बालों में कंघी कर दूँ, आपके पाँव दबा दूँ, ये क्या तुम समझते नहीं उसके दिल में क्या चीज़ अल्लाह में ऐसे कहते हैं। उनके कुछ 100 बरस के बाद 100 में कुछ कम, हमारे घर में खुसरो साहब ने बड़े मज़ेदार शेर कहा। तो अभी देखिए वहाँ तो मौलाना रूम के यहाँ तो जाहिर है कि वो पूरा एक दर्शन है, पूरी फिलॉसफी है, पूरी एक थिंकिंग का पूरा प्रोसेस है जो आदमी को खुदा के नज़दीक लाता है और खुदा से आदमी को दूर कर देता है। वो इसी बात को प्रेम भाषा में कहते हैं ज़बान यार मन तुर्की वो मन तुर्की नमी दानम, मेरे माशूक की ज़बान तो तुर्की है, तुर्की मुझे आती नहीं। ज़बान यार मन तुर्की वो मन तुर्की नमी दानम, के खुश बूदे अगर बूदे ज़बान दहाने मन, कितना अच्छा होता उसकी ज़बान अगर मेरे मुँह में होती। तो भाई इसके बहुत से माने, सामने के माने बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि एरोटिक मानी है, प्रेम के मानी है, लेकिन बात इसमें बहुत बड़ी है। के खुश बूदे अगर बूदे ज़बानश दहाने मन, कितना अच्छा होता अगर उसकी ज़बान मेरे मुंह में होती। इसमें 2 बातें वो कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि प्रेम का कितना ही बड़ा भाव क्यों ना हो, लेकिन जब तक ज़बान एक नहीं होगी बोल नहीं पाओगे ठीक से, समझा नहीं पाओगे तुम्हारी भावनाएं क्या हैं। और एक ये भी इसमें कह रहे हैं कि अगर मुंह से मुंह मिल जाए तो ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा और ज़रा नज़दीक आ रही है, आप ही के शहर में मीर साहब 200-250 बरस पहले, कुश्ता हूँ मैं तो शीरी ज़बानी है यार का, बिल्कुल देखिए खुसरो का मजमून है, लेकिन कैसे उन्होंने बदल के कहा, कुश्ता हूँ मैं तो
शीरी ज़बानी है यार का कि मैं तो अपने माशूक की मीठी वाणी पर उसमें मर मिटा हूँ, जान दे रहा हूँ, कुछता हूँ मर मिटा हूँ। ऐ काश वो ज़बान हो मेरे दहन के बीच, ऐ काश की वो ज़बान मेरे मुंह में होती। तो यहाँ तो कुछ और बात हो रही है, यहाँ तो ये भी हो रहा है कि वो उसकी मीठी वाणी पर मर गया है और मगर फिर भी उससे मिलने की तमन्ना फिर भी कर रहा है कि वो मेरे सामने मेरा उसका मुंह मेरे मुंह से मिल जाता। तो जब तक ज़बान ये काम मैं ये देखता हूँ कि हिस्ट्री में बहुत कम ज़बान ने किया है, तो ज़बान को ब्लेम करना नहीं ठीक है। एक तरफ तो हमारी ज़बान हमारी जननी है, ज़बान ने हमको पैदा किया, ज़बान न होती तो हम भी ना होते। जैसा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि आदमी बहुत पहले आया, बाद में उसने अपनी आइडेंटिटी समझी कि मैं क्या हूँ, उसने नाम रखे, ज़बान बनाई, कबीले बनाए। आज भी आप देखते हैं किसी मोहल्ले में आप चले जाइए जो जहाँ आप अजनबी हों तो लोग सोचते हैं कौन आदमी आ गया, कहाँ से आ गया। अब तो खैर और ज़्यादा बढ़ गया है मामला कि टेररिज्म आतंकवाद हो गया है। तो पहले ये बहुत था। रास्ते में मिले आपसे हम, आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैं चुप हूँ कि मेरा नाम ही नहीं मालूम, मुझे फ़ौरन उन्होंने गोली मार दी, ये जो कुछ भी कहा मार दिया। तो नाम से और ज़बान से हम लोग पहचाने गए। तो उस वक्त वो पहले ही काम था ज़बान को तोड़ के, ज़बान हमको तोड़ रही है। तो ये समझ लीजिए आप कि ज़बान को हम इसलिए हम लोग उसका आज से नहीं बल्कि पैदा होने के वक्त से आज तक इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं तोड़ने के लिए। और तरह तरह से उसको तोड़ने की तरकीबें होती हैं। हम लोग ज़बान का नाम दे देते हैं कि ज़बान जोड़ रही है, ज़बान तोड़ रही है। दोनों बातें गलत। ज़बान तो हमारी जननी है, लेकिन वो ये काम नहीं करती, हम लोग ये काम करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे मुल्क में अंग्रेज़ लोग आए, आपके सामने की बात है, हिस्ट्री में पढ़ा आप लोगों ने, कैसे उन्होंने समझा दिया कि भाई तुम्हारी तो कोई ज़बान ही नहीं, बल्कि हमको कहा वर्नाकुलर कहा। वर्नाकुलर कहते हैं उस भाषा को जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, जो केवल बोली जाती है, जो किसी और काम पे नहीं होती। तो हमको अब तक लोग उसको वर्नाकुलर कहते हैं। इन्होंने पहले ही हमारे पूरे 50 करोड़ के देश को उन्होंने काट कर रख दिया कि तुम तो वर्नाकुलर बोलता है, तो बस ज़बान तो है नहीं कोई। फिर ये हेजेमनी बनाई गई कि साहब सब कुछ तो अंग्रेज़ी में है, फिलासफी है तो अंग्रेज़ी में है, पोइट्री है तो अंग्रेज़ी में है, दर्शन है तो अंग्रेज़ी में है। और आप लोग जब तक कि उन चीज़ों को न पढ़ेंगे आप पढ़े लिखे आदमी नहीं कहलाएंगे। अगर आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप हमारे काम के ना होंगे। और बहुत मशहूर चीज़ अकबर इलाहाबादी को जो उन्होंने उसके कुछ दिन बाद कहा था कि चीज़ वो है बने जो यूरोप में, बात वो है जो पानियर में छपे। पानियर जो अंग्रेज़ी अखबार था, मतलब कि जब तक वहाँ ना होगी अंग्रेज़ी हम उसको नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि हमने अपने लोगों को मानने के लिए भी पहले उनसे कहा कि विलियम जोन्स आएँ, हम बताएं हमको जब संस्कृत कितनी बड़ी चीज़ है। जब तक कि बाहर के लोगों ने आकर हमसे नहीं कहा, हमने नहीं मान के दिया। तो ज़बानों की हेजेमनी बहुत ख़राब चीज़ होती है। और ये हमारा अपना दोष है कि ज़बान के पावर को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो हमको लोगों से तोड़ देती है। अच्छा, इसके कई तरह की इसकी हेजेमनी हुई है, नहीं कि एक ये तो खैर ठीक है भाई, वो कॉलोनियल पावर थे, उनके हाथ में बंदूक थी, तलवार थी, पावर था, उन्होंने जो भी कहा हमको मानना पड़ा, ये कम से कम सुनना पड़ा कि क्या कह रहे हैं। अब देखिए हमारी ज़बान जैसे उर्दू को ले लीजिए आप। उर्दू में अक्सर लोगों ने पहले ज़माने में यह कहा, खुद किसी जिनका भाई शेर पढ़ा मैंने मीर का, उन्होंने ये कहा 250-300 वर्ष पहले, कहेंगे ये दक्कन वकन क्या होता है, कि वहाँ की उर्दू ज़बान कहाँ ज़बान है, हम नहीं मानते उसको। यानी उन्होंने पूरी 400 वर्ष की हिस्ट्री को उन्होंने पहले ही तलवार भेज दी उसके ऊपर। कहा कि मैं किताब लिख रहा हूँ शायरों के बारे में, और जिसमें सब शायरों का नाम लिखूँगा जिनको जानता हूँ, दक्कन वालों के अलावा, क्योंकि दक्कन वालों में तो कोई शायर हुए नहीं आज तक। अब उस ज़माने में देखिए दक्कन और गुजरात दोनों एक ही जगह माने, दक्कन में गुजरात भी शामिल था। चलिए मान लिया गुजरात को नहीं जानते होंगे, लेकिन दक्कन में तो बादशाह लोग शायर हुए, उनको ज़रूर जानते होंगे। उन्होंने साहब कह दिया कि मैं तो इनको शायर मानता ही नहीं, दक्कन में कोई शायर पैदा नहीं हुआ आज तक। फिर दिल्ली वालों ने उसी के देखा देखी ये कहना शुरू किया कि साहब ज़बान है तो हमारी है, जैसे हम बोलते हैं वो सही है। हमारे एक दोस्त हैं, खुदा सलामत रखे, उनके लखनऊ के हैं, बड़े उम्दा आदमी, बड़े पढ़े लिखे आदमी। तो बहुत पहले की बात है जो अब तक दिल में बैठी रह गई। कहने लगे कि जब भी कभी कोई डिस्प्यूट होती है किसी शब्द को कैसे बोलते हैं, तो मैं ख्याल करता हूँ घर में कैसे बोलते होंगे। जैसे हमारे घर में बोलते वही है, वही लॉ है और कोई लॉ नहीं है। मूसिया आदाब दाना दीगरन, अरे मूसा रूल्स और लॉज या जानने वाले और लोग हैं, तुम थोड़ी हो। तो हम लोगों ने वो वहाँ से लाके यहाँ तक लगा दिया कि हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या लिखते हैं। दिल्ली के बाहर वाला कोई उर्दू वाला तो है ही नहीं सिरे से। लखनऊ बन गया, लखनऊ का हम है उर्दू, दिल्ली वाले क्या हम हैं, आपको क्या आता है। आप तो कर बोलते हैं कि उसने क्या कहते हैं कि वो उसने बड़ी मुश्किल, अब तो बोल के कर कैसे बोलते हैं सब लोग,
कि उसने सलाम कर कर कहा, हम लोग सलाम करके कहा बोलते हैं, कर कर कहा क्या, ये माने क्या होते हैं? रजब अली बेग सरूर 1825 में लिख रहे हैं कि दिल्ली वाले बिल्कुल गधे हैं, बिल्कुल तो कर कर बोलते हैं। तो दिल्ली वाले अड़े हुए नहीं, हम तो कर कर बोलेंगे, आप क्या कर लेंगे हमारा। फिर 1880 में अब हयात किताब लिखी है, बहुत बड़े विद्वान थे उर्दू के, जिनका कि हम तो भाई उनका नाम लेने से घबराते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, मोहम्मद हसन आज़ाद। उन्होंने खैर ये तो नहीं कहा कि साहब दक्कन में शायरी नहीं होती, उन्होंने एक शेर लिखा दक्कन का, कहा कि अगर ये शायरी है तो पंजाब क्या बुरा है। उन्होंने दोनों को गला इकट्ठे ही काट दी, न तू रहेगा न तू रहेगा, ये शायरी तो पंजाब क्या बुरा है। तो अब ये जो हम लोगों की जो हेजेमनी बनी है ज़बान वालों की, अब हम देखिए मैं हालांकि इस वक्त अपने बारे में कहना बुरा लगता है, लेकिन मैं कहता रहा हूँ हमेशा कि हेजेमनी किसी की नहीं होती। कोई दिल्ली वाला हो, कोई पूरब वाला हो, कोई दक्कन वाला हो, कोई गुजराती हो, कोई भी हो, जो उसके यहाँ बोला जाता है वही स्टैंडर्ड है, वही नॉर्मेटिव है। ये गलत कहना है साहब कि दिल्ली में नहीं लेता हम नहीं बोलेंगे इसको, ये लखनऊ में नहीं ले हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब तक ये चला आ रहा है झगड़ा। कि ऐसा आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, हंसीएगा, कि हम लोग चूटी बोलते हैं और दिल्ली वाले कहते हैं चींवटी। तो दिल्ली वाला यहाँ कोई है कि नहीं भाई, अगर कोई हो तो कंफर्म कर दीजिए आप लोग को चींवटी कहते हैं। और जो डिक्शनरी बनाई हमारे हकी साहब बहुत बड़े डिक्शनरी मेकर थे, उन्होंने डिक्शनरी बनाई है, उसमें बनाया कि डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उसमें लिखा है चींवटी। नहीं, वो चींवटी को जानते ही नहीं है, वो चींवटी उनको काट नहीं तो जाने पर जानते ही नहीं। अरे भाई मीर का शेर मौजूद है, हम आजिज़ों का होना ऐसा नहीं, कुछ ऐसा, कुछ चूंटियों को लेकर पाँव तले मल डाला। तो वो लोग चूंटी बोलते थे पूरब वाले, हम लोग चींटी बोलते हैं जो अपने को समझते हैं कि बड़े अच्छे बोलने वाले। दिल्ली वाले कहते हैं चींवटी, और उनकी डिक्शनरी में और कोई उच्चारण दिया ही नहीं गया है। तब से लेकर तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन वहाँ वही लिखा हुआ। ये सब हेजेमनी की बातें हैं, तोड़ने की बातें हैं। आप लोग जो कह रहे हैं कि भाषा ज़बानें जोड़ रही हैं, ज़बानें जुड़ रही हैं, तो ज़बान तो खैर जो कुछ भी करे करती है। हम लोग क्या कर रहे हैं पहले देखिए आप लोग, कि हम लोग हर लेवल पर, हिंदी का लेवल हो, आपके सामने खैर देखा मैंने, बड़ी खुशी की बात है, कल प्रोग्राम में मैंने पढ़ा कि आप लोगों ने बिहार की जिसको हम लोग बोलियाँ कह के दुत्कार, बोली है, ये तो कोई लैंग्वेज थोड़ी है, खैर जो कहिए बिहार की बोलियाँ, राजस्थान की 17-18 बोलियाँ, सबको हिंदी बना दिया आप लोगों ने। अब वो हिंदी क्या हो गया, माफ़ कीजिए हिंदी वाले बैठे होंगे, कान पकड़ के कहता हूँ, ये बहुत बड़ा अत्याचार किया आपने कि 17-18 वहाँ के बोलने वाले जो कि अड़े हुए हैं। एक ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी कि साहब कौन कौन सी ज़बानों को और दाखिल किया जाए शेड्यूल में, 8वें शेड्यूल में। उसमें इत्तेफाक से हम भी शामिल किए गए, पता नहीं कहाँ से पकड़ लिए गए थे। तो उस ज़माने में राजस्थान से मेरे पास बहुत सी दरखास्तें आई कि साहब हमारी ज़बान को ज़रूर डलवाइए शेड्यूल में आप। पर हम लोगों ने झगड़ी पा कर दिया, हमने कहा किसी को मत डालो, सबको बंद कर दो। लेकिन आप देखिए ना कि बिहार का इतना, देखिए कम से कम 3 तो बड़ी ज़बानें हैं वहाँ पे, मैथिली है, मागधी है, भोजपुरी है, लेकिन उसको सबको हिंदी की हेजीमनी ने घेर लिया, वो खा लें कोशिश कर रही है। अब कुछ बोल रहे हैं लोग, आप लोग भी बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, समन्वय वाले बोल रहे हैं, लेकिन 50 बरस से तो यही हो रहा है ना। तो जो आप कहते हैं ज़बान को ज़बान जुड़ती है, जुड़ती इस माने में कि आपने उसको हिंदी में जोड़ दिया, ज़बान ख़त्म हो गई, ज़बान कहाँ रहेगी। अब मेरी भोजपुरी होगी, अपने घर बोलूँगा जाकर के मैं। हमारे बाप तो भोजपुरी खूब बोलते थे, हम तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और घर में हमेशा भोजपुरी बोलते थे, अपने देहात में लोगों से भोजपुरी बोलते थे। और ये मेरा बहुत बड़ा लॉस है कि मैं भोजपुरी समझ लेता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों पे खड़ी बोली सिखाई गई, उर्दू बोलो, फिर हिंदी पढ़ाई गई, फिर जो कुछ पढ़ाया गया। तो अब एक बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो गया कि एक बहुत बड़ी साहित्यिक परंपरा जिसकी कोई शायरी मुझे अब तक याद भी है, लेकिन मैं उससे अब बाहर निकाल दिया कि वंचित हो गया, क्योंकि वो हिंदी शामिल है, हिंदी बोलना बोलिए वरना घर जाइए अपने आप लोग। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जोड़ती ज़बानें और जुड़ती ज़बानें, इसको ये कहिए कि ज़बान को तोड़ने के लिए न प्रयोग किया जाए, और ज़बान को जब आप जोड़ते हैं इसके माने ये नहीं होना चाहिए कि ज़बान उस ज़बान को हड़प कर जाए, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाए, ये नहीं, इसके ये थोड़ी जोड़ने के मानी होते हैं कि जोड़ दिया आपने। अब आप जानते हैं अभी हमारे विनोद शुक्ला ने कितनी अच्छी बात कही कि काश कि वो दिन आए कि मैं फिर पैदा हूँ और जहाँ पैदा हूँ उसके बोलने वाले 5-6 आदमी भी ना हो। मैं खुद ये कहता हूँ, हमारे आप देखिए ना, ग्रियर्सन ने 100 बरस पहले 222 ज़बानें बताई थी, हालांकि वो कम बताई, लेकिन चलिए उन्होंने कहा 222 ज़बानें। अब वो घटते घटते 70-80 रह गई। कुछ ऐसे जो तुड़ू है कि उसके बोलने वाले 2-2.5 आदमी, शायद वो भी निकल तक वो भी न रहे।
तो क्या अब जो लोग की एनवायरमेंटलिस्ट की बात करते हैं और जहाँ ये हो रहा है साहब कि एक तरह का जो मक्खी होती है, एक तरह की, ये एक तरह का पतंगा होता है, वो लिखी जाती है अरबी स्क्रिप्ट में, लेकिन नाम उसका अरबी है और उसमें बहुत से शब्द तमिल के हैं और बहुत शब्द उसमें अरबी के हैं जो मुसलमान लोग बोलते हैं। अगर मुसलमान लोग न बोलें तो कोई भी नहीं बोलेगा। जैसे मलयालम में भी एक तरह की ज़बान ऐसी वहाँ भी मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा अरबी का कंटेंट है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन लोगों का जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है वो तो कम से कम हम तो कहीं रोक लेते हैं उसको। जैसे आप कहेंगे साहब रोक लेंगे, हम उसका अनुवाद कर देंगे, तो अनुवाद को तो हाल मालूम ही है आपको, अनुवाद कैसे किया जाता है और क्या किया जाता है। अनुवाद तो पहले तो ये है कि यहाँ भी वो ज़बान की हेजमनी आ जाती है कि आप मेरी बोली समझेंगे क्या जो उसका अनुवाद करेंगे। अगर हमसे कोई कहता है कि साहब फारूकी साहब फलां चीज़ का अनुवाद करना है तो हम कहते हैं आप समझेंगे क्या, आपको आता ही कुछ नहीं है, आप क्या लेके इसका तर्जमा करेंगे। और सही भी है, भाषा में इतना कुछ जुड़ा हुआ है, इतना उसमें परंपरा है, इतनी उसमें हिस्ट्री है, इतनी उसमें तहजीब है कि उस इतनी आसान नहीं है कि वो आप ABCD पढ़ लीजिए समझ जाइए क्या होती। लेकिन ये कि ये भी एक तरह से ज़बानों की हेजिमनी है कि हम अड़े रहते हैं कि साहब हम आपको अनुवाद नहीं करने देंगे। हमारी एक बहुत बड़ी राइटर थी, आप लोग जानते हैं, फरीदुद्दीन हैदर, बहुत बड़ी उर्दू के राइटर थी, सब लोग जानते हैं उनका नाम, अंग्रेज़ी वो खूब जानती थी। तो वो अड़ती थी कि मेरे अनुवाद कोई ना करे, मैं खुद करूँगी। वो किसी ने उनसे पूछा कि साहब मैं, उनका नाम मैं आप क्या करेंगे, आपको क्या आता है? जी मुझे आता है, मुझे अंग्रेज़ी भी आती है, उर्दू भी आती है। अब उन्होंने जो अपने बहुत बड़े नावल का अनुवाद किया आग का दरिया का, 1/3 काबिल, उसमें 1/3 इस काबिल था ही नहीं कि अंग्रेज़ी में लिखा जा सके, तो उन्होंने काट दिया उसे। तो भाई ये भी एक तरह की हेजिमनी है, जो नेटिव स्पीकर है उसकी हेजिमनी है, समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और किसी कुछ नहीं आता है। तो मैं सिर्फ ये ज़्यादा बोल गया, मेरे ख्याल को भैया ज़्यादा तो नहीं बोल गया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया, मैं सॉरी। तो बस ये जब से मैंने ये कागज़ पढ़ा है, गिरिराज कहाँ, गिरिराज बुलाओ उनको, अभी उनको ठीक करता हूँ मैं इतना परेशान रहा कि क्या कहूँगा मैं। जोड़ती भाषाएँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, मरने के करीब आ गया, हमेशा मैं भाषाओं को कटते ही देखा है। मैंने उर्दू को कटते देखा, मैंने हिंदी को हड़पते देखा, मैं किसको क्या क्या देखूँ आखिर में। तो आप कह रहे हैं कि जोड़ो, क्या कहाँ जोड़ूंगा मैं इनको। पहले अपने दिमाग से हेजिमनी निकालिए आप। जो हेजिमनी की सबसे पहले चैलेंज की थी मूसा को उनके खुदा ने कि आदाब दाना दीगरन, रूल्स और लॉज वाले और लोग हैं, सोख्ता जाना रवाना दीगरन, जिनकी जानें जल गई हैं प्रेम की विरह की आग में, वो और तरह के लोग होते हैं। तो ये प्रेम अगर ना होगा तो फिर कहाँ जोड़िएगा, कहाँ कटाइएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फारूकी साहब, और ख़ास तौर से इस रूमानी शाम में रूमी को हमारे बीच ले आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उद्घाटन समारोह का हम यहाँ समापन करते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।